जी हाँ फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास क्या है? सीटेट का 500 एमसीक्यू सीरीज का जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 500 क्वेश्चन का भंडारा चल रहा है, जिसका प्लेलिस्ट इस चैनल्स के प्लेलिस्ट में है, चैनल्स के अंदर है, और ये क्लास लगातार चल रहा है। आज ये आपका क्लास है, छठा क्लास, 6 क्लास है, और ये 6 क्लास में आज भी हम 10 सीडीपी का एमसीक्यू करेंगे, और सीडीपी में हम जुलाई 2025 में होने वाले सीटेट में मिनिमम नंबर जो है 28 नंबर स्कोर करने का टारगेट रखेंगे। तो आपका 10 में कितना आता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कहा जाता है कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश कंटिन्यूअस करना है, लगातार करना है, और जुड़े रहना है आप सभी को आपके अपने चैनल सार एकेडमी के साथ, और अपने सीटेट के प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ देना है। इसी चैनल्स पर आपको नोट्स भी मिलेगा, और इसी चैनल पर 500 एमसीक्यू सीरीज का पूरा सीरीज चलेगा जब तक कि जुलाई सीटेट नहीं चला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कर दीजिए सब्सक्राइब, बजा दीजिए बेल आइकन, और कर दीजिए लाइक इस चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। आज के सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझेंगे। सीरीज क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा हम स्पीड में करेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे, ताकि आपका वीडियो जो है वो शॉर्ट रहे, और आप कम टाइम में ही आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। इसमें डिटेल वीडियो भी आएगा, एनसीएफ का डिटेल वीडियो आएगा, और आरटीई का राइट टू एजुकेशन एक्ट का डिटेल वीडियो इस चैनल पर है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है? बहुत ध्यान से समझेंगे। समाजीकरण क्या बोल रहा है? सोशलाइजेशन। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में, सोशलाइजेशन के संदर्भ में, और सोशलाइजेशन के संदर्भ में सबसे सही कथन कौन सा है? पढ़ेंगे सबको, लेकिन सीटेट का जो ट्रिक है और सीटेट का जो मेथड है उसी को यूज करेंगे। 3 नेगेटिव काटेंगे, 1 पॉजिटिव पर सही लगाएंगे। क्वेश्चन है पॉजिटिव में। चलिए आज आइए बात करते हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। देखिए, जब आप सोशलाइजेशन पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि परिवार जो समाजीकरण का पहला कारक जो है वो परिवार है। समाजीकरण का पहला कारक कौन सा है? परिवार है। तो परिवार यहां पर पहला कारक नहीं लिखा हुआ है, बल्कि लिखा हुआ है कि समकक्षी यानी कि पीयर ग्रुप। तो ये तो नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। परिवार कभी भी द्वितीय कारक नहीं हो सकता है, गलत हो गया। हम बता रहे हैं परिवार प्रथम कारक है, प्रथम कारक है समाजीकरण का परिवार। परिवार प्रथम कारक है समाजीकरण का। पीयर ग्रुप द्वितीय कारक है परिवार समाजीकरण का। विद्यालय द्वितीय कारक है समाजीकरण का। साथ में अगर बात किया जाए मीडिया भी द्वितीय कारक और तृतीय कारक तीसरे कारक में है समाजीकरण के। तो परिवार सबसे पहला प्रथम समाजीकरण का कारक कौन है? परिवार है। यहाँ परिवार के बारे में लिखा हुआ है द्वितीयक, यहाँ भी परिवार के समकक्षी के बारे में लिखा हुआ है प्रथम, ये गलत हो गया। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। देखिए, विद्यालय एक ये हो सकता है कि ये सही हो जाए सी वाला, लेकिन डी भी हम पढ़ लेंगे। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। देखिए, विद्यालय कभी भी प्राथमिक कारक नहीं हो सकता है, ये भी कट गया, बी भी कट गया, ए भी कट गया, और डी भी कट गया। बच गया कौन? सी। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। बात सही है, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। समाजीकरण सोशलाइजेशन का सेकंड फैक्टर जो है वो क्या है? विद्यालय है, स्कूल है। बच्चा सेकंड टाइम में कहां सीखता है? स्कूल में। सबसे पहले कहां सीखता है? परिवार में। परिवार में भी सबसे पहले किससे सीखता है? मां से सीखता है। तो इसलिए परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ये सिर्फ आगे पीछे कभी कभी कर देगा, कभी परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक यहां पर लिख देगा ऊपर में, और कभी विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक नीचे कर देगा। ऐसा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आंसर सी सही है। समझ के कर रहे हैं, अब समझ के ही आगे बढ़िएगा। बहुवृद्धि का सिद्धांत जोर देता है, बहुवृद्धि का सिद्धांत जोर देता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। किस पर जोर देता है बहुबुद्धि का सिद्धांत? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। हो सकता है कि ए सही हो, लेकिन 3 ऑप्शन और पढ़ेंगे। कहा जाता है स्टेटेड में कि जो मोर अप्रोप्रिएट हो, जो सबसे ज्यादा सही हो, उसी को आप टिक लगाएंगे। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है, जी गलत है। बुद्धिमत्ता में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती ही होती है। मेरी बुद्धिमत्ता हो सकती है कि आपसे कम हो, या मेरी बुद्धिमत्ता आपसे ज्यादा हो। मेरी इंटेलिजेंसी हो सकता है कि आपसे कम हो, और मेरी इंटेलिजेंसी हो सकता है कि आपसे ज्यादा भी हो। तो विभिन्नताएं होती रहती है और डिफरेंशिएशन होता रहता है। हम एक ही पहलू पर अलग तरीके से सोच सकते हैं, और आप उसी टॉपिक पर अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। तो इसीलिए
मल्टीपल आइडियाज हो सकता है। तो विभिन्न, यहाँ लिखा हुआ है कि कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है, ये गलत है, होती है, ये सही है। बुद्धि लब्धि केवल, केवल तो वर्ड सीटेट का सबसे खतरनाक वर्ड कौन सा है? केवल है। तो केवल तो काट ही देना है, केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। सिर्फ एमसीक्यू आप पूछिएगा तो आपका जो आईक्यू टेस्ट है वो हो जाएगा गलत। बी और सी कट गया। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। मान लिया कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता, मान लिया किसी बच्चे का मैथ बहुत मजबूत है, तो क्या गारंटी है कि उसका हिंदी भी बहुत मजबूत होगा? और अगर हिंदी मजबूत है तो क्या गारंटी है कि मैथ भी बहुत मजबूत होगा? तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो बच गया कौन? ए बच गया। तो इस हिसाब से 22 का जो क्वेश्चन होगा, 22 का जो आंसर होगा क्या होगा? विभिन्न दशाएं होती, बुद्धिमत्ता की क्या होती है? विभिन्न दशाएं होती हैं। बुद्धिमत्ता अलग अलग दशाएं में होती है। सचिन तेंदुलकर अगर पढ़ता तो क्रिकेटर बनता, उसकी बुद्धिमत्ता जो थी, उसका जो इंटेलिजेंसी था वो प्ले में था, खेल में था, तो वो क्रिकेटर बना, है ना। तो इसी तरह से जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने में तेज है वो खेलने में भी हो, और जो खेलने में या जो पढ़ने में कमजोर है वो खेलने में पीछे हो। तो सब कोई का फील्ड अलग अलग होता है। अगर आशा भोसले और लता मंगेशकर को पढ़ाया जाता तो फिर गायन कौन करता? तो उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी इंटेलिजेंसी सॉन्ग में थी। तो इसलिए अलग अलग आयाम में अलग अलग होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? 23 नंबर का क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। परिकल्पनिक निगमनात्मक सोच ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये किशोर अवस्था में चल जाता। संरक्षण और पदार्थों की क्रमबद्ध करने की क्षमता, संरक्षण इस अवस्था में नहीं आता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आता है संरक्षण। अमूर्त सोच का विकास, अमूर्त सोच यानी कि एब्स्ट्रैक्ट सोच, बिना किसी चीज को देखे हुए भी सोच समझना, तो ये अमूर्त नहीं सोचेगा। विचार सोच में केंद्रीकरण, जी विचार सोच में केंद्रीकरण ही रहेगा। जैसे बच्चा कोई रील देख रहा है, रील में अगर रील देख रहा है और रील में अगर किसी तरह का कार्टून दिख रहा है तो फिर अगल बगल उसके पहाड़ गिर जाए, वो सुनने वाला नहीं है, केंद्रीकरण है, पूरा माइंड उसका एक तरफ हो गया है। ये ज्यादातर जो है आपको छोटे बच्चों में होता है। तो यही जीन पियाजे का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो होता है ये होता है। इसका डिटेल, जीन पियाजे की थ्योरी का डिटेल जो है बहुत जल्द आने वाला है, उसको आप देखिएगा, इसी चैनल पर आएगा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रक्रिया। विकास हमेशा चलते रहता है। वृद्धि जो है एक समय के लिए रुक जाती है। विकास सामाजिक है, वृद्धि जो है वो बायोलॉजिकल है, यानी कि जैविक है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल अवस्था के दौरान ही होता है, गलत। केवल सीटेट का सबसे खतरनाक वर्ड है केवल, इससे बच के, ये गलत हो गया। ए का, ए नहीं होगा। 24 का देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। विकास बहुआयामी होता है, हो सकता है कि बी सही हो, लेकिन आगे भी पढ़ेंगे। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, जी बिल्कुल नहीं। विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान नहीं हो सकती। अलग अलग कल्चर में जो आपको डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है, तो ये सी भी गलत हो जाएगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम है, नहीं, खेल के मैदान में भी हो सकता है, रोड पर भी हो सकता है, पापा के साथ अगर कोई बच्चा दुकानदारी करता है उसमें भी विकास हो सकता है। तो बहुआयामी होता है, विकास के कई आयाम होते हैं। तो ये आंसर सही हो गया 24 का बी। 24 का बी। जहां तक डाउट होगा या जहां पर ऐसा लगेगा कि हम जो है स्किप कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को लेके आएंगे और पूरा उस क्वेश्चन को डिटेल समझाएंगे। लेकिन आप कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट में अपना स्कोर बताइए, और जहां डाउट रह गया हो या ऐसा लगता हो कि हम उसको स्किप करके जा रहे हैं उसको आप बताइए। उस क्वेश्चन को ला करके एक एक टॉपिक को समझाएंगे। लेव वैगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खाली जगह के महत्व पर जोर देता है। अधिगम क्या है? लर्निंग है। किसके बारे में बोल रहा है? लेव वैगोत्स्की। लेव वैगोत्स्की कौन है? समाज। जहां समाज वहां लेव वैगोत्स्की, जहां संज्ञान वहां आपको जीन पियाजे, जहां समाज वहां लेव वैगोत्स्की, जहां संज्ञान वहां जीन पियाजे। तो लेव वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, लेव वैगोत्स्की का स्टेटमेंट ही यही था कि बच्चा कहां से सीखता है? समाज से। कहां से सीखता है? समाज से। पहले समाज में रहेगा तब सीखेगा। जीन पियाजे पहले सीखेगा तब समझ में जाएगा। दोनों का अलग अलग मोटो था। तो 25 का 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से आप बताइए कौन हो सकता है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरण या गुणोरोपण। देखिए, अभिप्रेरणा मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है, संतुलीकरण और गुणोरोपण ये भी ठीक है, लेकिन जहां पर बात आती है लेव वैगोत्स्की की, वहां पर बात करना है कि जब भी बच्चा सीखेगा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, तो सांस्कृतिक उपकरण। सांस्कृतिक उपकरण क्या है? जो कल्चर है उसका, जो उसका कल्चर उससे सीखेगा। राजस्थान में रहने वाला बच्चा अगर 12-15 साल का भी है तो वो पगड़ी जरूर पहन लेगा। इसी तरह से अगर
देखा जाए बिहार के किसी बच्चे को तो वो 12-15 साल की उम्र में रंगीन पगड़ी नहीं पहनेगा, क्योंकि वो राजस्थान का कल्चर है। तो कल्चर डिपेंड करता है लेव वैगस्की के हिसाब से कि कल्चर में सीखेगा। कोई भी बच्चा जन्म से इंग्लिश नहीं बोलता है, लेकिन जैसे ही कल्चर में आता है, इंग्लैंड का बच्चा बहुत अच्छा इंग्लिश बोलेगा। उसी तरह से बिहार है तो बिहार में अपना हिंदी बोलेगा या मगही बोलेगा, या केरल में तो मलयालम बहुत अच्छा बोलेगा, कोई सिखाता नहीं है। तो संस्कृति उपकरण उसके ऊपर इफेक्ट डालती है, इसलिए लेव वैगस्की का जहाँ नाम आएगा वहाँ समाज और संस्कृति पर आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खाली जगह के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे क्या बोलते हैं? जब बच्चा किसी चीज को देखता है तो संज्ञान ले लेता है। संज्ञान क्या ले लेता है? संज्ञान ले लेता है, यानी कि उसका इमेज अपने माइंड में बैठा लेता है। तो जीन पियाजे बात करते हैं स्कीमा से। स्कीमा मतलब उसकीमा नहीं, स्कीमा मतलब एक इमेज जो आपके माइंड में बनता है। जैसे किसी बच्चे ने कैट देखा, क्या देखा? कैट देखा। बिल्ली देखा तो उसको नजर आया कि बिल्ली का 2 ठो कान होता है, एक पूंछ होती है, बिल्ली व्हाइट कलर की होती है, ये समझा। अब उसके माइंड में स्कीमा बन गया। स्कीमा मतलब स्कीमा नहीं, स्कीमा मतलब कि वो माइंड में जो ये उसका एक इमेज बन गया बिल्ली का। अब वो कभी कुत्ता नहीं देखा, सिर्फ बिल्ली ही देखा है। तो जब व्हाइट कलर का अगर कुत्ता देखेगा और उसका भी 2 कान होगा, पूंछ होगा, तो उस कुत्ते को भी वो बच्चा क्या बोलेगा? बिल्ली। अब जब तक उसको डिफरेंस नहीं बताओगे, तो कोई भी बच्चा जो है माइंड में संज्ञान ले लेता है, तब जाकर के समाज में जाता है। जीन पियाजे का स्टेटमेंट है। जबकि वैगस्की का बोलते हैं कि नहीं, समाज में जाएगा तब जाकर के संज्ञान लेगा। अब इसमें जीन पियाजे का तो पहले संज्ञान ले लेगा, उसके माइंड में इमेज बन जाएगा, तब जाकर के समाज में वो वैसा अनुक्रिया करेगा। तो ऑप्शन क्या है? विकास का समीपस्थ क्षेत्र। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को खाली जगह के रूप में वर्णित किया गया है। विकास का समीपस्थ क्षेत्र नहीं, समीपस्थ क्षेत्र नहीं होगा, इसमें ये ए गलत हो गया। बी स्कीमा मनोबंध, हो सकता है कि ये सही हो, लेकिन 2 ऑप्शन को अभी और हम पढ़ेंगे, 2 ऑप्शन को अभी और हम पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक उपकरण, जी नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया, तो जीन पियाजे ने कभी बात ही नहीं किया उद्दीपक अनुक्रिया के बारे में। स्कीमा होगा। स्कीमा हम अभी समझा भी रहे थे कि संज्ञान मतलब कि माइंड में एक इमेज बना लेना किसी भी परिप्रेक्ष्य में। एक समावेशी कक्षा में खाली जगह पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा कैसा होता है? इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें हैंडीकैप बच्चे, गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, हिंदी बोलने वाले बच्चे, तेलुगु बोलने वाले बच्चे, मगही बोलने वाले बच्चे, मलयालम बोलने वाले बच्चे, सारे बच्चे को एक ही क्लास में एक ही तरह से ट्रीट करके पढ़ाया जाता हो, और सारे को सही पढ़ाना है, और सारे का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सारे को समझ में भी आना चाहिए। ऐसा क्लास होता है समावेशी, जिसमें समावेशन हो, जिसमें कई कल्चर, कई लैंग्वेज का समावेशन हो, जिससे बच्चे एक दूसरे के लैंग्वेज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक समावेशी कक्षा में खाली जगह पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। आप देख लो, सबसे ज्यादा खतरनाक वर्ड अलगाव। अरे भाई, जहां अलगाव देखोगे काट देना, बहुत खतरनाक है। अलगाव, फिर उसके बाद अलग, फिर छाटना, केवल, अलावा, ये सब पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड का हम आपको बनाएंगे एक वीडियो, उसमें बता देंगे, लेकिन जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे समझ गए। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन हम आपको चैलेंज देते हैं कि आपका सीडीपी में 28 नंबर से नीचे नहीं लाने देंगे, बस लगे रहना है। हर बच्चे के कट गया पहला वाला। हर बच्चे के समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। आ गया अवसर। अब बच्चा यहाँ पास कौन हो गया? राजा हो गया। यहाँ पास इस स्टेटमेंट में बच्चा क्या हो गया? राजा। अधिकतम अवसर देना, बच्चा को राजा ही मानना सीडीपी में। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, बच्चा को सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसको एक लक्ष्य देंगे, ऐसा नहीं है। अभिवेदी समरूपी निर्देश, ये भी नहीं। तो ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, बच गया कौन? बी। तो 27 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। देखिए, अवसर देना, असमर्थ, समर्थ मतलब उसके अंदर में जितना भी एबिलिटी है उसको प्रमोट करने के लिए अवसर देना, तो वो करना चाहिए। और बाकी अलगाव तो है ही गलत। प्रदर्शन अभिमुखी भी आपको निगेटिव है। अभिभेदी समरूपी निर्देश, अभिभेदी समरूपी निर्देश मतलब कि एक ही तरह का निर्देश देते रहना, तो ऐसा नहीं करना। अब देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया, तो राइट टू फिजिकल वाला एक्ट हो गया। तो क्या बोला? 2016 में ये आया। निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग करना हैंडीकैप के लिए? हैंडीकैप नहीं बोलना है और अपंग नहीं बोलना है। तो इसको ध्यान रखना है कि किसी को भी
अपाहिज बच्चे को अपाहिज अपंग नहीं बोलना है, क्या बोलना है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, छात्र जिसका अशक्त शरीर हो, मंदित छात्र बोलोगे नहीं, विकलांग बोलोगे नहीं, केस हो जाएगा, जाके कोर्ट में केस करेगा ना तो मामला फंस जाएगा। टीचर के नाते आपको ऐसा वर्ड, ऐसा शब्दावली का यूज नहीं करना है। छात्र जिसका अशक्त शरीर हो, अशक्त शरीर बोलना ही नहीं है, अब उसको ट्रीट भी नहीं करना ऐसा कि वो हैंडीकैप है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, ये सही होगा, ए आंसर सही होगा। आंसर कौन सा होगा? ए। जन्म से किशोर अवस्था, देखिए इसका आंसर ए सही होगा, जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, है ना। दिव्यांगता मतलब उसका शरीर कम है, वो अपाहिज नहीं है। मान लिया एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है तो वो अपाहिज नहीं है, कमजोर नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले ने उसको कम बनाया, शरीर कम है, वो नॉर्मल उसके साथ बिहेव करना, ट्रीट करना है। और आप टीचर बनने जा रहे हैं तो और आपको इस सब पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए सीडीपी पढ़ा जाता है। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? मूर्त, अमूर्त, संवेदित। अमूर्त, मूर्त, संवेदित। संवेदित, अमूर्त, पढ़िए, संवेदित, अमूर्त, अमूर्त, संवेदित, मूर्त। देखिए अमूर्त किसको बोलते हैं? अमूर्त बोलते हैं जो बिना छुए हुए सिर्फ सोच करके समझा जाए, ठीक। मूर्त बोलते हैं जो आपको छू करके, जैसे हाथ में पेन लिए हुए हैं, ये मूर्त है। हम पेन के बारे में सोच रहे हैं, पीला कलर का पेन होगा, रेड कलर का पेन होगा, ये हो गया अमूर्त। तो इसमें जो बोल रहा है 29 में कि कौन सा होगा? किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस तरह का हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवेदिक। उनके अंदर संवेदनाएं भी हो जाती है, वो फीलिंग इसके उनके अंदर आ जाती है। कोई डांट दे या कोई अगर तारीफ करे किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था मतलब क्या? तूफान की अवस्था, 11 साल 13 साल से लेकर के 19 साल, उस टाइम अगर कोई तारीफ कर दे कि तुम अक्षय कुमार के जैसे दिखते हो, दूसरे दिन अक्षय कुमार के स्टाइल में चलेगा, बाप रे हम अक्षय कुमार हो गए। तो संवेदिक उसके अंदर होता है। मूर्त तो सोचता ही है, देख के तो समझ ही लेगा। अमूर्त भी सोचेगा कि अरे बाप, सनी देओल जो है कबाड़ दिया था कुछ ही तो कल, तो हम अब नल कबाड़ेंगे, तो अमूर्त भी सोचता है। तो किशोर अवस्था जो है, तूफान, आंधी, तूफान, आग, जो भी बोलो सब है किशोर अवस्था। और यही अवस्था होती है जिसमें बच्चा कुछ कर भी सकता है और कितना बिगड़ भी सकता है। एक तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, देख लीजिए ऑप्शन सी होगा। कहीं पर छूटेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को लेके आएंगे, समझाएंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता, देखिए क्लास में अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है, जैसे कोई बच्चा काला है, कोई बच्चा गोरा है, कोई बच्चा बोलता है मगही, जैसे खरगोश आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा बोल रहा खरहा, तो खरहा वाले को आपको डांटना नहीं है, क्योंकि ये विभिन्नता जो है वो आपको एनसीएफ के हिसाब से और एनईपी के हिसाब से आपके लिए रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस मतलब कि बच्चे, इससे भी बच्चों के शब्दावली में ग्रोथ होगा। एक बच्चा बोलेगा खरहा और दूसरा बोलेगा खरगोश, तो जिसको खरगोश याद है उसको खरहा याद हो जाएगा, खरहा जिसको याद है उसको खरगोश याद हो जाएगा। तो ये नॉलेज को बढ़ाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है वो समझते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता एक रिसोर्सेस है। क्या है? रिसोर्सेस है, बोझ नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोले वाला बच्चा कैसे पढ़ाएंगे? नहीं, एनसीए बोलता नहीं, वैसे ही पढ़ाना है, आपके लिए रिसोर्स है, उसको रिसोर्स की तरह यूज कीजिए। जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे यहाँ भारत में जनसंख्या बोझ है, अब चाइना में जनसंख्या ज़्यादा है तो चाइना में जनसंख्या क्या है? संसाधन है, उसको उसी तरह से यूज़ करता है, संसाधन की तरह से ग्रोथ करवा रहा है और देश में, दुनिया में अपना जगह बना रहा है। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो क्या है? योग्यता आधारित समूह में बनाने का मानदंड, समूह तो बनाना ही नहीं है, समूह तो बनाना ही नहीं है, यहाँ पर गलत हो गया। अधिगम अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, हो सकता है बी सही हो लेकिन सी डी पढ़ेंगे। अधिगम की हो सकता है सही हो। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, बाधा नहीं है, रिसोर्सेस है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, असफलता नहीं है, सफलता रहना चाहिए यहाँ पर। बी, ए, सी, डी गलत, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बी इज राइट आंसर। तो ये था आज का फ्रेंड्स एमसीक्यू सीरीज, आज का एमसीक्यू सीरीज था ये, और ये 500 एमसीक्यू सीरीज है जो 10 क्वेश्चन हर डे चल रहा है। 50 दिन का लगातार मैराथन है और 50 दिन में 50 क्लास चलेगा। 50 क्लास में आप 10 क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे आपके सीडीपी को इनहेंस करेगा, सीडीपी की प्रैक्टिस को इनहेंस करेगा, और आपका जो 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा है वो छूटना बंद हो जाएगा, क्योंकि 75% यानी कि 50% सीडीपी आता सीटेड में। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए आपको हम दिखलाते हैं प्लेलिस्ट, जो 500 एमसीक्यू सीरीज का प्लेलिस्ट चल रहा है। चलिए प्लेलिस्ट की तरफ चलते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट है जुलाई सीटेड 2025 एमसीक्यू
500 MCQ सीरीज। तो चैनल्स के अंदर जा करके आप इसको देखिए, इसमें अभी तक 5 वीडियो है, और इस 5 वीडियो के बाद ये जो वीडियो अपलोड होगा ये हो जाएगा 6 वीडियो, यानी कि 6ठा वीडियो। तो देखिए क्लास 1, क्लास 2, इसी तरह से अगर हम आगे इसको स्क्रॉल करेंगे तो क्लास 3, और उसके बाद अगर इसको हम और आगे स्क्रॉल करेंगे तो क्लास 4 और फिर 5, और आज मिला करके ये 6ठा क्लास अपलोड होने जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि बहुत मेहनत लगता है, आप चैनल्स को शेयर करो, लाइक करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलो। जितना सपोर्ट करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा कंटेंट ला करके आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।